हाय फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे से हो और आप लोगों की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। सो सीबीएसई क्लास 10 एग्ज़ाम्स डेट आ गया है और फॉर दैट वन आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का एक सैम्पल पेपर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा एक पेपर आपके क्लास 10 में आएगा जिसमें क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि इसमें टोटल कितना टाइम में आपको करना होता है। तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपको इस पूरे पेपर को 3 घंटे में करना है और इस सैम्पल पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 नंबर्स का है, 80 नंबर का है। और इस पेपर में टोटल आपके पास 4 सेक्शन है। ठीक है, 4 सेक्शन में टोटल 36 क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए जो आप यहाँ पे देख रहे हो, सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 to 20 हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर के हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मार्क ईच। ठीक है, और ये कहते हैं कि दीज क्वेश्चंस कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड असर्शंस रीजन टाइप क्वेश्चंस एक्सेट्रा। सो द मोर ओवर फॉर दिस सेक्शन ए के लिए आपको जो है बहुत ही या तो एमसीक्यू आंसर लिखना होगा या तो आपको बहुत ही शॉर्ट आंसर लिखना होगा, लाइक लेट से 1 सेंटेंस आंसर। ठीक है, सेक्शन बी जो है आपके पास यहाँ पर सेक्शन बी बोलता है, इसमें आपको मिल गया है क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 तक टोटल जो भी है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक आपको बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है और इन सभी में आपको टोटल 2 मार्क्स का ये जो है कि कैरी करता है आपके पास। ठीक है, ऑल राइट, हाँ लेट मी जूम आउट। ऑल राइट, ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का कैरी करता है। सेक्शन सी जो है आपको 27 से 33 नंबर के सवाल हैं जिसमें आपको शॉर्ट टाइप आंसर लिखना है और ये 3 मार्क्स कैरी करता है हर एक क्वेश्चन। ठीक है, और ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको जो आंसर डिस्क्राइब करके लिखना है 50 से 80 वर्ड्स का लिखना है और इसमें 30 से 50 वर्ड्स का लिखना है। ये कुछ चीज़ें हैं आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। होता क्या है, जैसे आपको कोई ऐसा सवाल है जो आपको अच्छे से आता है और वो सवाल आपको सेक्शन ए में पूछ लिया गया है, तो कहीं आप ऐसा मत करिएगा कि यू जस्ट कीप राइटिंग। ओके, डोंट जस्ट ट्राई टू राइट एवरीथिंग इफ दैट क्वेश्चन कम्स इन सेक्शन ए। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको बस एक सेंटेंस का ही उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर वो टॉपिक आता है तो आप पूरा टॉपिक लिख दोगे। सेक्शन बी में आप ध्यान रखिए कि आप 30 से 50 वर्ड्स लिखो, अदरवाइज आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बचेगा पूरा करने के लिए। और सेक्शन सी में आप 50 से 80 वर्ड्स का लिखना है। सेक्शन डी जो है आपका, सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर आता है, उसमें आप आराम से 80 से 120 वर्ड्स में अपने आंसर्स को आप जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद ये कहता है कि देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। इसका मतलब है कि ओवरऑल ऐसा कोई सेक्शन चूज करने का तो चॉइस नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ चॉइस दिए गए हैं जिसको आप सेलेक्ट करके आंसर को जो है कि आंसर आप अपना लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा सेक्शन ए में बस आपको क्या करना है, 1 सेंटेंस लिखना है। ठीक है, 1 सेंटेंस आप मान के चलो ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स होगा जो आंसर होगा, बस इतने में ही लिखना है क्योंकि इसका जो मार्किंग है सिर्फ 1 नंबर का है। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी क्या है, ये आपका सवाल नंबर 1 में या तो आप इसको करिए या तो इसको करिए। ठीक है, क्योंकि इसमें और लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये करिए या तो ये करिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका आंसर जान लेते हैं। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। सो ये बता रहे हैं कि ये केमिकल है फेरस सल्फेट। अगर इसको एक
ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब ऐसा क्या रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो देखिए इसमें ना 2-3 केमिकल रिएक्शन होंगे, जिनमें से मैं आपको 2 केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ। एक केमिकल रिएक्शन होगा जो लाइट है, ठीक है, जो आपका लाइट है वो ग्रीन से थोड़ा सा ना रेडिश टाइप से हो जाएगा, मतलब ग्रीन से वो रेड में चेंज होने लगेगा। टू बी प्रिसाइज ये थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन ये हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो होगा वो होगा फिर आपका गैस जो होगा उसका जो स्मेल होगा थोड़ा चोकिंग टाइप से होगा। तो ठीक है, तो ये स्मेल जो होगा वो उसको चोकिंग स्मेल करेगा गैस जो है, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। दूसरा इसी क्या बता रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड when 1 ml of distilled hydrochloride acid is added to the 1 gram of sodium metal। अभी आप ये देखो, ये क्वेश्चन ना 1 मार्क का है। आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में कोई केमिकल फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है ना, सीधा सीधा आपसे ना ये आंसर पूछ रहा है, वो प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम लिखो। अभी यहाँ पे आपको ना केमिकल फॉर्मूला वगैरह लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो जो अगर आप हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ठीक है, HCl हो गया, और सोडियम, HCl और सोडियम को एक साथ मिलाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अभी आपको यहाँ पे 1 ग्राम सोडियम मेटल एक साथ मिलाओगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपको, एक सेकेंड में बता रहा हूँ आपको क्या बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बन जाएगा सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, NaCl बनेगा एक्चुअली, ठीक है, अगर आपको पता हो तो ये NaCl बनेगा, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और एक आपको ना यहाँ पे हाइड्रोजन का गैस भी बन जाएगा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। राइट द केमिकल नेम एंड, अभी आप देखो, केमिकल नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये बोला जैसे वाटर होता है, वाटर का हार्डनेस रिमूव करने के लिए, वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या केमिकल फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे नाम और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो नाम उसका जो होता है वो सोडियम, वो आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो उसका नाम है, यहाँ पे आप लिख लो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। और इसका फॉर्मूला देखिए, सोडियम है तो Na होगा ही वहाँ पे, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3। उसके बाद अभी ये बोल रहा है कि डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे 10H2O हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रेट मीन्स H2 हो गया, डेका मीन्स 10 हो गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, जो यूज करते हैं वाटर के हार्डनेस को हटाने के लिए, ठीक है। उसे दूसरा एक आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन एक्चुअली, तीसरा पूछ रहा है कि which of the following is not observed, ठीक है, which of the following is not observed, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, not observed in a homologous series, ठीक है, इसको आप ध्यान दो। होमोलोगस सीरीज में कौन कौन सा चीज़ आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा बताता है, होमोलोगस जो सीरीज होती है उसमें हमको डिफरेंस इन CH2 एंड 14 मॉलिक्यूलर मॉस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, मतलब उसका जो आंसर है वो A है, ठीक है। ये वहाँ पूछ रहा है कि नॉट ऑब्जर्व, सो द चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज नॉट ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ऑब्जर्व
नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपको आंसर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। 4 क्या कहता है, वाई डज द सन अपीयर्स वाइट एट नून। जो सूर्य होता है वो दोपहर के समय सफ़ेद क्यों चमकता है। ठीक है, इसका रीज़न ये होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग मान लो कि यहाँ पर हैं, ठीक है, और जो सूर्य होता है वो एकदम हमारे ऊपर होता है। ठीक है, तो लाइट जो होती है ना ये डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ती है, तो यहाँ पे ना स्कैटर नहीं होता है। और जब सूर्य क्या होता है ना दूर होता है, तो जब लाइट दूर से आती है तो यहाँ पे थोड़ा रेड हो जाता है। और सिमिलरली अगर आपको सूर्य जो है मॉर्निंग या इवनिंग में आप देखोगे, ये कैसा दिखाई देगा, रेड टाइप से दिखाई देगा, या आप कह सकते हो कि रेडिश दिखाई देगा। एक्चुअली थोड़ा सा रेड कलर रहेगा, बट ये ऊपर होता है तो ऊपर क्या होगा, आपको यहाँ पे ये वाइट दिखाई देता है। ये इसलिए होता है कि ये दो जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे और यहाँ पे स्कैटर होता है, लाइट स्कैटर होता है। ठीक है, जबकि ये वाला जो होता है जो वाइट दिखाता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो डू नॉट स्कैटर। ठीक है, तो कह सकते हो आप जो लाइट है, लाइट डू नॉट स्कैटर इन नून, दैट्स वाई आवर सन लुक्स वाइट इन द नून। ऑलराइट, परफेक्ट। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग 5 का। 5 क्या बोल रहा है, 5 में हमारे पास है बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ। देखो यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, हैव अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज। ठीक है, ये बता रहा है एक स्फेरिकल मिरर है, एक ऐसा एक मिरर है, ठीक है, और एक स्फेरिकल लेंस भी है, समथिंग या ऐसा टाइप से जो स्फेरिकल लेंस है। तो ये पूछ रहा है कि ये आखिर में क्या है, दोनों मिरर और लेंस क्या है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों जो हैं, अच्छा ये दोनों का फोकल लेंथ -15 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये -15 है, तो इससे ये पता चलता है कि ये हमारा ना ये कॉन्वेक्स है नहीं। ठीक है, तो हमारा ये कॉन्वेक्स है नहीं, तो वो क्या होगा हमारा, वो एक्चुअली ये होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये आपका इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कॉनकेव। ठीक है, ऑलराइट, चलो अभी छठा हम देख लेते हैं क्या ये बता रहा है। 6 नंबर सवाल में आ रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर। अभी आप यहाँ पे देखो कॉनकेव मिरर की बात चल रही है, तो कॉनकेव मिरर कुछ हमारा ऐसा होगा। ठीक है, तो इधर से लाइट पड़ता है तो उसका इधर पे कहीं फोकस होता है, जो हम बता रहे थे माइनस है। तो फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी रियल, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव इज टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कर रहा है, एक कॉनकेव मिरर है, उसमें जो ऑब्जर्व इमेज होगा उसको रियल, इन्वर्टेड और बड़ा बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, उसको कहाँ रखना चाहिए, तो ये बता रहा है कि उसको आपको जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो उसका फोकस पॉइंट है उन दोनों के बीच में रखना चाहिए। तो इसमें बनेगा कैसे, ये वाला पार्ट में जो आंसर है वो देखो, अभी आपको इसको ना ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है, इसमें से आप ये मान लो कि C हो गया और इधर इसका कहीं पे F हो गया है। तो जब आप पॉइंट इसको यहाँ बनाओगे तो ये इधर जा कर के क्या होगा, ये इधर से ना रिफ्लेक्ट हो करके इधर कहीं बनेगा। ठीक है, और ये जो बनेगा मान लो कि ये B है और ये B डैश है, तो ये हमेशा
इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट को अगर इन्वर्टेड, रियल और बड़ा बनाना है तो हमेशा C और F के बीच में आपको रखना होगा, तब जाकर के वो ऑब्जेक्ट आपका काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, ओके। दूसरा सवाल है इसी 6 में, नेम द पार्ट ऑफ लेंस थ्रू विच रे ऑफ नेम द पार्ट ऑफ लेंस through which ray of light passes without suffering any deviation। तो ये बता रहा है नेम द पार्ट ऑफ लेंस, वो लेंस का पार्ट बताओ जिससे लाइट विदाउट एनी डेविएशन करके पास हो जाती है। वो चीज है एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर में लाइट पड़ेगी तो वो आपको जो है कि बिना डेविएशन किए पार कर जाएगी। ठीक है, सातवां कह रहा है कि इन द अरेंजमेंट सोन इन द फिगर देयर आर 2 कॉइल्स wound on a non-conducting cylindrical rod. Initially, the key is not inserted in the circuit. Later, the key is inserted and then removed shortly after. What are the 2 observations that can be noted from the galvanometer reading? मतलब ये कि एक कॉइल बना हुआ है, कॉइल 1 है, कॉइल 2 है। यहाँ पे गैल्वानोमीटर है जो इसका मेजर करेगा जो भी डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे वोल्टेज वगैरह में या करंट में। और फिर ये की है, तो ये बता रहा है कि ये की पहले ना इंसर्ट नहीं की गई है, बाद में इसमें इंसर्ट किया जाता है, फिर की को हटा लिया जाता है, तो क्या होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे समझने के लिए आप ये देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले एक जो है जैसे ही इसमें की लगाया जाएगा, ठीक है, गैल्वानोमीटर पोटेंशियल जो डिफरेंस है ना उससे चलेगा। तो जैसे की लगाएंगे तो एक इनिशियल डिफ्लेक्शन होगा, उसमें इनिशियल डिफ्लेक्शन होगा गैल्वानोमीटर में, जो फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, इनिशियल डिफ्लेक्शन होगा बट थोड़ी देर बाद वो डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जब की निकाल लिया जाएगा तो डिफ्लेक्शन जो है वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये होता कैसे, जो ये गैल्वानोमीटर है करंट मेजर करेगा, तो जैसे ये कॉइल में ना इंडक्शन इफेक्ट के कारण से यहाँ पे एक ना इंडक्टिव करंट फ्लो करने लगेगा कॉइल 2 में, तो जिसके कारण इसमें थोड़ा सा एक डिफ्लेक्शन आएगा और करंट फिर जो है आपका क्या हो जाएगा, जब करंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। बट की हम जैसे ही निकालेंगे फिर से डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, बट जो इनिशियल डिफ्लेक्शन था उसके अपोजिट में स्टार्ट होगा। ठीक है, 8 नंबर का सवाल ये है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग द कंडक्टर। एक मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जो है ड्रॉ करना है अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ होगी। आप इसको इस तरह से देखो, मैं 8 का जो है कि ये ऊपर की तरफ जो है ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर स्पेस है। ये अभी आपका क्या हो गया ना, ये रॉड है। ठीक है, इस रॉड में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है जो आई है। अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा इसका, ये देखने वाली बात है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इस तरह से चलेगा। आप उसको ना ऐसे बता सकते हो कि ये इस तरह से करंट जाएगा इसमें। ठीक है, 9 नंबर का कहता है कि 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड हैं पैरेलल में। और उसके बाद ये सवाल पूछ रहा है, इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर। ठीक है, जैसे कि जो उसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनका रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, या आई या वोल्टेज कितना है, तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। सो रजिस्टर अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो क्या होगा, एक ऐसे मान लो कि सर्किट है,
इस सर्किट में 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ओवरऑल जो भी रेजिस्टेंस R1 होगा और ये R2 होगा, तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बनेगा वो हमेशा कम होगा। तो ओवरऑल आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो वोल्टेज जो है कि कम हो जाएगा इन दोनों के एक्रॉस, और जो भी वोल्टेज डिफरेंस होगा यहाँ पर वही सेम वोल्टेज डिफरेंस R2 पर होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे सेम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बोथ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका 9 का जो दूसरा सवाल है, सम वर्क इज डन टू मूव चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A इन स्पेस, द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट A इज गिवन बाई V, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस, ठीक है। तो वर्क डन का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू Q इंटू V, ओके, डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस, जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। 10 नंबर का सवाल बोलता है व्हेन आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्व, ठीक है। ये थोड़ा आपका जीव विज्ञान से सवाल है, बायोलॉजी से सवाल है। जो वेन्स हैं वो थिन होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और उनमें क्या होता है, वॉल्व भी होता है। अभी आपको ना ये डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पे बोल दिया कि जस्टिफाई करो कैसे होता है। तो देखो इसमें क्या लिखना है आपको, जो वेन्स होती हैं थिन वॉल्स होती हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है, द ब्लड देयर इज नो लॉन्गर अंडर द प्रेशर, ठीक है। जो वेन होती हैं, मतलब ये जो वेन होती हैं ये थिन वॉल होती हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है उसमें प्रेशर होता नहीं है, एंड दे हैव अ वॉल्व टू इंश्योर द ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। तो जो वेन होता है उसमें प्रेशर होता नहीं है, वो वेन्स से जो ब्लड होता है वो हार्ट में ब्लड ले करके जाती हैं। तो प्रेशर जो है आर्टरी में होता है, क्योंकि जो ब्लड हार्ट से निकलता है वो पंप करता है, तो प्रेशर आर्टरी में होगा। बट जो वेन्स होती हैं वो जो आपका दूषित ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, वो ना हार्ट में लेकर के जाते हैं, इसलिए उसमें प्रेशर होता नहीं है। और वॉल्व इसलिए होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें, मतलब जो ब्लड है वो हार्ट में ही जा कर के रुके, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर का सवाल जो है हम कहने जा रहे हैं कि हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एडॉप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड। ये करा है कि जो इंटेस्टाइन है वो फूड को कैसे ऑब्जर्व करना है, ये थोड़ा सा हमको यहाँ पे ना डिस्क्राइब करना होगा, जो है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। तो अभी आपको इसमें पहले ना उसका जो अंदर का क्रियाकलाप है इंटेस्टाइन का, उसको आप ये समझो कि जो इनर लाइनिंग ऑफ दैट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है अंदर में, वहाँ पे ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ढेर सारे, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं विली, ठीक है। ये होता है वहाँ पे ढेर सारा, विच आर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या होगा, आप इसको इस तरह समझो कि जैसे इंटेस्टाइन हो गया है, उसमें ना ये फिंगर टाइप से ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि जो सरफेस एरिया है ना वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, इसका भी सरफेस, इस सभी का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा ऑब्जर्वेशन होता है खाने का वहाँ पे, ठीक है। 11 का दूसरा नंबर कह रहा है कि आउट ऑफ गोट एंड टाइगर which one will have a longer small which have a longer and small intestine, justify your answer। मतलब ये पूछ रहा है कि आपके पास एक गोट है और एक टाइगर है, उसमें किसका क्या होगा, ठीक है। तो देखो जो गोट है, गोट क्या खाता है, ग्रास खाता है, ठीक है। अभी ग्रास क्या है, वहाँ पे आपको ना एक लॉन्गर इंटेस्टाइन चाहिए, क्योंकि जो उसका ग्रास का सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पे कह सकते हो लॉन्गर स्मॉल चाहिए होगा गोट को, क्यों चाहिए होगा, जो उसका सेलुलोज है वहाँ पे
ये याद कर लो आप, सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होगा ग्रास में जो रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन फॉर आवर एनवायरनमेंट। अब ये कह रहा है कि ओजोन जो है एक डेडली पॉइजन होते हुए भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद कैसे होता है, वो 12 में करना है। अभी जो ओजोन होता है ना, ओजोन हमारा जो अर्थ है, अर्थ के आउटर लेयर में होता है, और जो बाहर से जो सन से ना यूवी रेज आती हैं वो उनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज विच इज हार्मफुल फॉर आवर ह्यूमन स्किन्स और एनी अदर मैमल्स स्किन। सो रेडिएशन से कैंसर वगैरह हो जाता है, इसलिए फायदेमंद है। गिव रीजन वाई अ फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल्स। अब ये कह रहा है कि एक फूड चेन है, ये 4 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं रख सकती है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखो क्या है, एक फूड का चेन होता है। ठीक है, अभी इस फूड चेन में क्या होगा, द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल। मतलब एक लेवल के बाद मान लो कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, दूसरे के बाद बहुत थोड़ा सा बचेगा, तीसरे के बाद एकदम थोड़ा सा बचेगा, चौथे के बाद इतना कम एनर्जी बच जाता है कि आपको जो है कि 5वें तक जा ही नहीं सकते हो, तो वो बस 4 तक ही रुक जाता है वहाँ पे। ठीक है, 13 का आंसर क्या है कि स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, रोल ऑफ पैनक्रियाज जो है फूड को डाइजेस्ट करने में इसका क्या रोल होता है। ठीक है, पैनक्रियाज जो सीक्रेट्स होते हैं वहाँ पे ना डाइजेस्टिव, एक्चुअली यहाँ पे पैनक्रियाज में ना डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जिनको आप क्या होते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जिनमें क्या होता है कि एंजाइम होता है। जैसे जो एंजाइम होगा डाइजेस्टिव जूस, उसमें आपका एक एंजाइम होगा, उस एंजाइम का जो नाम है यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, उसका नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये एंजाइम का नाम हो गया जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। ठीक है, और एक जो है कि लाइपेस होता है जो ब्रेक डाउन करता है अभी वहाँ पे आपका जो फैट होता है। ठीक है, ये जो लाइपेस होता है ये फैट को, ये जो है आपका ना फैट को ब्रेक डाउन करता है, और ये जो ट्राइप्सिन है ये आप बता सकते हो कि ये जो है प्रोटीन को करता है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपका फॉर क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, one labeled answer assertions A and the other labeled region R. Select the correct answer to these questions from code A, B, C and the D. तो ये देखो क्या बता रहा है, एक असर्सन है, उसका एक रीजन है, फिर हमको ए बी सी डी से सेलेक्ट करना रहेगा। तो अगर हम ए सेलेक्ट करते हैं तो बोथ असर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्सन। अगर हम बी सेलेक्ट करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए सी में क्या होगा, ए इज ट्रू, डी में क्या होगा, आर इज ओनली ट्रू। ठीक है, तो चलो अभी हम आपको 14 जो है 14th में असर्सन क्या है, आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days। ये मतलब आप ये समझ लो कि ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एक ये रीजन है, तो ये दोनों चीज़ आप पढ़ो। आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल, ठीक है, शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days, ये बोल रहा है कि ऐसा होता है।
तो हमें अब ये देखना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो ये तो चीज़ करेक्ट है। क्या है कि अभी आप वाइट वॉश करो तो 2-3 दिन बाद उस पर साइन आता है, तो असर्शन तो आपका करेक्ट है यहाँ पे। अभी रीजन देखो करेक्ट है कि नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी वाइट फिल्म। सो ये वाला आपका गलत है। तो अभी आप जो 14 है उसका जो आंसर होगा आप उसको बोलोगे क्या, सी मतलब ए इज ट्रू, आर इज गलत। चलो अभी 15 देखते हैं। असर्शन क्या है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल इन आवर बॉडीज। फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल इन आवर बॉडी। सो ये अभी आपका 15 एक असर्शन है, ये देखना कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो फूड चेन हार्मफुल केमिकल इन आवर बॉडीज, ये करेक्ट है। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। फूड चेन से ही जो हार्मफुल केमिकल एक फूड चेन से दूसरे में जाता है तो फिर हमारे अंदर आ जाता है, तो उससे आते हैं। द लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली, तो ये भी करेक्ट है। 15 में क्या है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो जिसमें दोनों करेक्ट हैं, बी, ए और आर दोनों करेक्ट हैं, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो इसमें आंसर सी था और इसमें आंसर बी होगा। चलो 16 क्या कर रहा है कि, अच्छा इसमें एक और बचा हुआ है 15 में। ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन द लोअर ट्रॉफिक लेवल, एक ये चीज़ बता रहा है। रीजन क्या है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो अभी आप पहले असर्शन को आप समझने की कोशिश करो जो 15 में दिया हुआ है कि इंडिविजुअल आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल, ये सही बता रहा है। ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन द लोअर ट्रॉफिक लेवल, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, उसके फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, और ये अभी आपका जो बी है 15 का जो बी है ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रॉब्लम क्या है, इस असर्शन का ये जो रीजन है ये करेक्ट है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल और इससे कोई लेना देना है नहीं यहाँ पर। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर देंगे इसको कि इसका भी आंसर जो है वो आपका बी है। 16 में क्या कहता है, जेनेटिस्ट क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर विद अ पी प्लांट। ठीक है, एक पी प्लांट है, वायलेट फ्लावर के साथ उसको क्रॉस किया गया है, और एक दूसरा वाइट फ्लावर के साथ भी किया गया है। सो ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर इन फर्स्ट जनरेशन। देखो ये भी करेक्ट है। इसमें क्या है कि जेनेसिस्ट क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर, एक पी प्लांट है वायलेट फ्लावर के साथ में, विद पी प्लांट विद वाइट फ्लावर। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि ये जो वायलेट वाला फ्लावर है ना वो ऊपर है। ठीक है, वायलेट वाला ऊपर क्रॉस किया गया है और वाइट वाला जो है कि वो नीचे है। तो ये जब वायलेट के साथ क्रॉस किया है तो उसको पहले वायलेट ही मिलेगा, तो ये करेक्ट है। वाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये भी ठीक है। वाइट कलर वाला जो जीन होता है किसी पौधों में वो नेक्स्ट जनरेशन में ना पास नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है कि ए करेक्ट होगा, क्योंकि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और जो इसका रीजन है असर्शन का वो भी करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 का भी हम लोग आंसर देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर है। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 17I से 17(5) तक का जो भी आंसर है। ठीक है, ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। This energy is available by the breakdown of simple carbohydrates either using oxygen or without using the oxygen. Any 4 subparts in you are expected to answer any 4. अच्छा ठीक है, तो इसके ना 4 सब पार्ट हैं, इनको जो है कि हमको आंसर करने का ज़रूरत है। इसमें किस में है, ये 17 में। ठीक है,
चलो अभी स्टार्ट करते हैं। 17 में हम लोग पहला, एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स द एनिमल इज ऑब्टेन्ड बाय। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है ये, एनर्जी इन, ये एक एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन है। तो एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय टिश्यू रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट्स वगैरह में जो है वहाँ पे टिश्यू रेस्पिरेशन से उनको एनर्जी मिलती है। चलो अभी दूसरा क्या है कि द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द ब्लड लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन ऑफ एन एथलीट ड्यूरिंग द रेस ऑफ 400 मीटर शोज अ पीक एट पॉइंट डी। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट डी पे 400 मीटर का रेस है, शायद 60 सेकेंड में वो इसको पूरा करता है। ये लैक्टिक एसिड है। तो ये पूछ क्या रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज अकर्ड इन द एथलीट व्हाइल रनिंग इन द 400 मीटर रेस। Which of the following process explain this event? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका एरोबिक, या दिस वन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ये अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो ऐसा नहीं होता, एनोरेबिक रेस्पिरेशन है तो वो इसके लिए हुआ है। तो इसका आंसर जो है ये बी हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड जो एनोरोबिक होता है वो थोड़ा लो होता है। उसको थोड़ा इसमें समझ लेते हैं। द स्टडी ऑफ ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम व्हाइल द एथलीट इज रनिंग एट अ फुल स्पीड। ये देखो, ये जो कांस्टेंट वाला है प्लॉट ए है और एक प्लॉट बी है। ठीक है, हाई वाला जो होगा वो आपका ना एरोबिक होगा, और जो ये वाला होगा ये होगा एनारोबिक होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, बी वाला होगा। ठीक है, चौथे में क्या है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसको हम ये बात करना है। तो ये तो होता नहीं है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। यहाँ पे आप देखो ये रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है एनारोबिक में। ठीक है, और रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड होगा, जो हमने देखा कि लैक्टिक एसिड शरीर में बढ़ गया है। तो ये वाला पार्ट इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता नहीं है, उसी के कारण पूरा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें क्या हुआ, ये सी वाला आंसर है ना, ये करेक्ट है। पांचवा देखो, द स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रो दैट हैज़ द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। एरोबिक है, एनारोबिक है, लोकेशन क्या है, लोकेशन है यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, और एनारोबिक में है मिटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसमें हमको क्या है ना कि वो रो सेलेक्ट करना है जो अभी हमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका जो लोकेशन में ये एंड प्रोडक्ट एरोबिक में CO2 और H2O बनता है, ये करेक्ट है। एथेनॉल और CO2 बनता है, ये भी करेक्ट है। अमाउंट ऑफ जो ATP है ये हाई होता है और एनारोबिक में ये लो होता है। ऑक्सीजन एनारोबिक में चाहिए नहीं होता है, इसमें चाहिए होता है। तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिर आपका यही है। ठीक है, 18 में हम लोग फिर से पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 4 क्वेश्चन। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर में क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन इज known as the electropositivity or metallic character. Down the group, metallic character increases due to the increase in atomic size, and across the period from left to right, electropositivity decreases due to the decrease in atomic size. अभी नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या है, the ability of an atom to accept electron to form a negative ion
is the called non-metallic character or electronegativity. The electron having high electronegativity have higher tendency to gain electron and form the anion. So down the group electronegativity decreases, but if you see the electropositivity increases, right? Do you see there? Yeah, there. So metallic character increases. All right. So due to increase in atomic size and across the period from left to right, electronegativity increases due to the decrease in atomic size. अभी क्या करना है, ये कुछ इसके क्वेश्चन आंसर हैं जिनको हमें सॉल्व करना है. ठीक है. Which of the following correctly represents the decreasing order of metallic character of alkali metal plotted in the graph? जो मेटेलिक करेक्टर है कौन सा रिप्रेजेंट करता है? देखो, जैसे डाउन द ग्राफ जाएंगे मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घटेगा. ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है अभी आपका सी वाला बेस्ट है. हमारा जो सी एस है उसका ज़्यादा होगा आरबी से, इसका पोटेशियम और यहाँ पे सोडियम और लिथियम, ये इसका आंसर होगा. ठीक है, सी एस आर बी के एन एंड लिथियम. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा होगा इस तरह से. ठीक है, ओके. Hydrogen is placed along the alkali metals in the modern periodic table, though it shows non-metallic character. उसका क्या रीजन है कि आखिर में ऐसा ये हुआ है? तो इसका रीजन ये है कि एज हाइड्रोजन कैन इजीली लूज वन इलेक्ट्रॉन लाइक अल्काली मेटल्स टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन, सो दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड with the alkali metals, although this hydrogen is non-metallic character. Which of the following has highest electronegativity? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें से किसका सबसे ज़्यादा है? वो है हमारा F का सबसे ज़्यादा है. अभी यहाँ पे देखो, ये जो F है ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जैसे हम डाउन तो नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होती जाती है. ठीक है, so identify the region for the gradual changes in electronegativity in halogens down the group. तो ये करा कि वो पता करो कि ऐसा क्यों होता है. इसका आंसर है electronegativity decreases down the group due to increase in atomic radiation tendency to electron decrease. so ये अभी हम आप लोग ना यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसको पढ़े थे, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा. 19 का 5वां क्या है? Which of the following region correctly justifies that fluorine has a smaller atomic radius than the lithium? ठीक है, तो ये कहता है कि fluorine and lithium are in the same period and across the period atomic size decreases from left to right, so that's why fluorine have a smaller atomic radius than the lithium. ठीक है, 19 वाला आइए हम लोग पढ़ करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि ये क्या बोल रहा है. ठीक है, 19 करा कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर बिलो क्वेश्चन एज वी हैव बीन डूइंग प्रीवियसली. Sumati wanted to see the stars of night sky. She knows that she needs a telescope to see those distant stars. She finds out that the telescope which are made of lenses are called refracting telescopes, and one which are made of mirrors are called reflecting telescope. So lens is refracting, with mirrors it's reflecting. So she decides to make a refracting telescope. That's mean by using the lens. She bought two lenses. Right? She bought two lenses, L1 and L2. Out of L1 was bigger, L2 was smaller. The larger lens gathers and bends the light. This one gathers and bends the light. L1 was bigger, while the smaller one magnifies the image. So
big thick lens are more powerful. So to see far away, she needed a big powerful lens. Unfortunately, she realized that big lens is very heavy. So heavy lenses are hard to make and difficult to hold in the right place. Also, since the light is passing through the lens, the surface of lens has to be extremely smooth. Any flaws in the lens will change the image. It would be like looking through a dirty window. Alright, so ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया है 19 में। अभी हम लोग इसका ना आंसर करते हैं कि आखिर में ये ना पूछना क्या चाह रहा है और कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द डायग्राम शो व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये जो है इसको किस प्रकार का लेंस चाहिए होगा बनाने के लिए। इसको एक्चुअली चाहिए होगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो ये लेंस चाहिए होगा। ये लेंस क्या करेगा, अभी आपका ना जो लाइट है उसको बेंड करके ना फोकस पे डालेगा और तभी हमको वो कोई दूर का ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, एंड इफ द पावर ऑफ लेंस L1 एंड L2 आर इन द रेशियो ऑफ 4:1, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ ये देखने का है कि समझने का ऐसा है, जो पावर होता है P होता है ना, 1/f होता है। ठीक है, तो ये 4 है। ठीक है, तो पावर मान लो कि ये भी आपका P1/P2 अगर है 4/1 है तो 1/f1 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1/f2 इक्वल टू 4 × 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा यहाँ पे हमारा F2/f1 बराबर 4:1। तो ओवरऑल अगर हम कहें F1 और F2 जो होगा वो 1/4 हो जाएगा, टोटल उल्टा हो जाएगा। तो ये 19 का जो आंसर है वो B है। तीसरा क्या कर रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द लेंस। तो इसका फॉर्मूला जो होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो आपका मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है हो जाएगा उससे। 4 है, सुमति डिड सम प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट विद द लेंस एंड फाउंड आउट दैट द मैग्निफिकेशन ऑफ eyepiece L2 is 3. If in her experiment with L2 she found an image at 24 cm from the lens, at what distance did she put the object? Alright, so ये बोल रहा है कि जो आई के पास उसका लेंस है, जो उसका मैग्निफिकेशन पावर है वो 3 है, और जो L2 है, L2 पे उसको इमेज एक मिलता है 24 सेंटीमीटर फार अवे फ्रॉम 24 सेंटीमीटर। अभी वो करे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, जैसे ये है तो वहाँ से 24 सेंटीमीटर पे उसको इमेज मिलता है। ये पूछ रही कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए आप ये फॉर्मूला आप समझो, जो मैग्निफिकेशन है m बराबर v/u। ठीक है, तो यहाँ पे m कितना है, जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन 3 है और उसको 24 पे मिलता है, तो u कितना होगा, u 24/3 मतलब 8 सेंटीमीटर पे होगा। तो इसका आंसर ये C होगा। 19 का 5वां क्या कर रहा है कि सुमति बॉट नॉट सो थिक लेंसेस फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश्ड देम। ठीक है, what advantage if any would she have with her choice of lenses। ठीक है, तो 19 में आंसर जो होगा, not so thick lenses would not make the telescope very heavy and also allow considerable amount of light to pass। ये भी आप जो लास्ट वाला जो यहाँ पे पार्ट देखेंगे ना, जो बता रहा था कि ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट से आपको समझ में आएगा कि जो हैवी लेंस है उसका प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, चलो लास्ट वाला भी हम लोग देखते हैं इस लेसन में, जो है 20। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी क्वेश्चन, 20i से 25 तक का। A solenoid is a long helical coil of wire through which a current is run in order to create a magnetic field. The magnetic field of a solenoid is the superposition of a field
due to the current through each coil. So it is nearly uniform inside the solenoid and close to zero outside, and similar field of bar magnet having a north pole at one end and the south pole at the other end. Depending on the direction of the current flow, the magnetic field produces in the solenoid is dependent on a few factors such as the current in the coil, number of turns per unit length. Current in the coil, number of turns per unit length. ये सीधे सीधे ये बता रहा है कि एक सोलेनॉइड है, उस पर वायर लपेटा गया है, उस पर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और नीचे का जो ग्राफ है, रिसर्च में पता क्या चला है कि जो करंट फ्लो करता है इधर और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उनका रिलेशन कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये एक जनरेट है, अपेंड किए गए। तो अब कुछ आंसर्स हैं जो हमें यहाँ पे देना है। सबसे पहले 20 का आंसर क्या है? व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन लीनियर सोलेनॉइड। एक लीनियर सोलेनॉइड है, उसमें जो एनर्जी कन्वर्जन है वो कैसा ऑब्जर्व होगा। जैसे अभी हमने बताया कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो आप इसको ऐसे समझो जैसे मोटर में इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में एनर्जी चेंज होती है, तो ये होगा आपका सी होगा। ठीक है, सोलेनॉइड का मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होगा। और 20 का 2 वाला जो आंसर है, व्हाट विल हैपन इफ सॉफ्ट आयरन बार, व्हाट विल हैपन इफ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड है, उसके अंदर में अगर एक सॉफ्ट आयरन जो है प्लेस कर दिया गया तो क्या होगा? द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो सोलेनॉइड के अंदर अगर आपका एक आयरन का बार होगा तो वो उसमें जो है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ, ये पूछ रहा है जो सोलेनॉइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो कैसी होती है? वो उसी तरह से होती है जैसे एक बार ऑफ मैग्नेट जनरेट करता है। तो इसका ये आंसर है। आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, चूज द फॉलोइंग विच वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आज करंट बढ़ रहा है तो वो भी है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं 2 करेक्ट है, तो इसमें 2 करेक्ट है नहीं, ये कट गया, ये कट गया। अभी सी और डी में एक सही हो सकता है, तो ये कट गया, ये कट गया, तो ऑफकोर्स जो है कि, और हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये भी नहीं है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि हमने कह दिया कि ये करेक्ट नहीं है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, तो यही करेक्ट होगा। हमें इसको पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन होता है, जिससे हम 1 या 2 आंसर ही सिर्फ हमको आता है और हम पता कर लेते हैं कि फाइनल आंसर क्या है। इससे क्या हुआ कि हमने सिर्फ ये 2 को पढ़ा, इसी 2 से हमको पता चल गया कि क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि ये है नहीं। जब 1 है नहीं तो 1 से संबंधित जितने भी इसमें हैं वो होंगे नहीं। ठीक है, और हमको पता है कि ये 2 करेक्ट है, तो जब 2 करेक्ट है तो इसमें 2 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि सिर्फ डी बचा है कि जो करेक्ट होगा। तो ये 20 का 5वां देखते हैं। फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें बता रहा है कि आपका करेक्ट है? ठीक है, 20 में, तो 20 में हमको ये देखना है कि 0.8 एम्पीयर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 13 मिली टेस्ला है क्या? 0.3 के लिए हमको देखना होगा। देखो ये 0.3 है, ये करंट है। एक सेकेंड, हमने 0.3 था, ये 0.8 था। 0.8 मिली एम्पीयर है वो। 0.8 मिली एम्पीयर यहाँ पे है और ये काटता है यहाँ पर, जिसका मतलब हुआ कि ये 13 मिली टेस्ला का जो है कि
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स वही सही है, ये वाला सही है यहाँ पर। इसका जो 20 का 5 का जो है कि ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ऑलराइट, सो ये सेक्शन ए हुआ जिसको हमने अभी सॉल्व किया। दूसरे लेसन में हम लोग जो है कि सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाला लेसन जो है करीब करीब 1 घंटे का हो चुका है। ठीक है, तो दूसरा लेसन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट।